हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन में मोटिवेशनल थ्योरी, जिसमें हम प्रोसेस थ्योरी को कवर करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि मोटिवेशनल थ्योरी में कंटेंट थ्योरी कौन से होते हैं और कंटेंट थ्योरी में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने नेट वाला भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर, और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स इन डिटेल शेयर कर दिया जाएगा, जो आपके प्रिपरेशन में और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल थ्योरी में प्रोसेस थ्योरी को। तो सबसे पहले बात करें मैम प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी क्यों बोला गया है मोटिवेशनल थ्योरी में? क्योंकि ये हमारे बिहेवियर या साइकोलॉजिकल मैनर से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है, इसीलिए इसे कहीं ना कहीं हम प्रोसेस थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर से एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं। वही हमारा कंटेंट थ्योरी में हमने देखा था कि वो नीड बेस्ड होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसे हम कंटेंट थ्योरी बोलते हैं। अब प्रोसेस थ्योरी में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज आते हैं। सबसे पहले आता है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमारा 3 इक्वेशंस को बताता है। मोटिवेशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका? सबसे पहले होता है वैलेंस, V इंटू आई इंटू ई। वैलेंस इंटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इंटू एक्सपेक्टेंसी। बैलेंस आपका क्या बताता है? अब सबसे पहले देखें तो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बोलता है कि क्या आप इनपुट दे रहे हो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब कि जो आप कितना अपना एफर्ट्स डाल रहे हो और क्या उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जेनरेट होकर मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या आप अपना रिवॉर्ड ले पा रहे हो, ये बोलते हैं ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस। वैलेंस क्या होता है मैम? वैलेंस हमें बोलता है कि कितना ज्यादा आप, अच्छा मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। वैलेंस बोलता है कि कितना ज्यादा आप कहीं ना कहीं वैल्यू कर रहे हो अपने रिवॉर्ड्स को, जो कि एसोसिएटेड है, वैल्यूइंग दी रिवॉर्ड, जो कि किससे एसोसिएटेड है? आपके रिजल्ट से, आपके आउटकम से। तो वैलेंस कहीं ना कहीं बोलता है इट मेजर्स द वैल्यू अ पर्सनल अटैचेस टू अ गिवन रिवॉर्ड। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ये बोलता है कि कितना ज्यादा आप कहीं ना कहीं वैल्यू कर रहे हो उस रिवॉर्ड को, जो आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर आपके एफर्ट देने के बाद। एक्सपेक्टेंसी बोलता है आपको, यहां मैं लिख देती हूँ एक्सपेक्टेंसी का। एक्सपेक्टेंसी आपको क्या बताता है? एक्सपेक्टेंसी बोलता है कि कितना ज्यादा आप कहीं ना कहीं वैल्यू कर रहे हो किसको, जो उससे आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यू आर बिलीविंग योर एडिशनल, बिलीविंग द एडिशनल एफर्ट्स जो आप लगा रहे हो, कि क्या ये एडिशनल एफर्ट्स लगाने से आपको वो आउटपुट या वो रिवॉर्ड जनरेट होकर मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ये चीजें इस पे ध्यान दे रहे हो, ये बिलीव रख रहे हो कि अगर वो आप एडिशनल एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिवॉर्ड निकाल कर देगा। इंस्ट्रूमेंटालिटी आपके परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है, जो बोलता है कि आप कितना ज्यादा बिलीव रख रहे हो द रिवॉर्ड विल एक्चुअली अपीयर, जब आप उसके लिए एफर्ट डालोगे। तो वैलेंस इंटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इंटू एक्सपेक्टेंसी। आप जितना एफर्ट दोगे उतना अच्छा आपको आउटकम या फिर बोल सकते हो आउटपुट जनरेट होकर मिलेगा। ये बिलीव होता है, आप जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सपोज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे, जितना मेहनत करोगे अभी, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। ये आपको मोटिवेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट दे रहे हो, अपना बोल सकते हैं डेडिकेशन दे रहे हो उस काम में, उस काम को करने के लिए। उससे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव, आप फ्यूचर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आज एफर्ट दे रहे हो कि फ्यूचर में क्या हमें वो रिवॉर्ड मिल पाएगा जिसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम एफर्ट दे रहे हैं अपने काम में। तो यही कहीं ना कहीं ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोलता है कि हमें इतना एफर्ट हम जो लगा रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए हम रिवॉर्ड तैयार कर रहे हैं, क्या वो हमें मिलेगा। अब
जितना एफर्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को एट द एंड ऑफ योर जो भी हार्डवर्क है वो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव आउटकम निकल कर आएगा। नेक्स्ट बात करें, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी में क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया किसने, ये कहीं ना कहीं बीएफ स्किनर का दिया हुआ है। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी में क्या बोलता है, ये तो बोलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो होता है मैम, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हम डालते हैं वर्कर्स के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम जनरेट होकर दे सकता है। अब हो सकता है एक्सक्यूज मी, तो अब सबसे पहले क्या हो सकता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डाल रहा है, आपको पॉजिटिव बिहेवियर निकाल के दे रहा है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव बिहेवियर निकाल कर देगा। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से ये दे सकता है। द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एम्स टू मोटिवेट स्टाफ थ्रू रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। अब क्या हो सकता है इसमें, सबसे पहले हम बात करें रीइंफोर्समेंट कैसे हो सकता है, जस्ट होल्ड ऑन। तो सबसे पहले रीइंफोर्समेंट का एक कैसे हम कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट में होता क्या है एक्चुअली। तो रीइंफोर्समेंट में आप एक पॉजिटिव बिहेवियर अगर निकाल रहे हो तो वो रीइंफोर्समेंट हुआ, नेगेटिव बिहेवियर वो पनिशमेंट्स के थ्रू आप दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट ऐसे डिफाइन होगा, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रीइंफोर्समेंट के ही थ्रू निकल कर आ रहा है। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको आप कहीं ना कहीं एक सीनियर मीटिंग्स में बुला रहे हो उसे वो प्रेजेंट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसे क्या दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस बिहेवियर को इन फ्यूचर क्या करेगा, रिपीट करेगा, वो पॉजिटिव बिहेवियर अगेन एंड अगेन फ्यूचर में शो करेगा, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की तरह आ रहा है। सिमिलरली दूसरा एम्प्लॉय है जो कि टाइम पर नहीं आता है अपने ऑफिस में, सपोज करिए वो टाइम पे नहीं रहता, वो पंक्चुअल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, वो जो मंथली, सपोज करिए एक ऑफिस में मंथली जो लंच ऑर्गेनाइज होता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज आते हैं हमारे, उससे कहीं ना कहीं उसे हटा दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है ड्यू टू दैट कि वो हमेशा लेट आता था ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहीं ना कहीं उसे पनिश किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है तो उसे नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस बिहेवियर को कोशिश करेगा कि इन फ्यूचर वो रिपीट ना करे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम जनरेट होकर मिल रहा है हमें। तो इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कभी कभी रीइंफोर्समेंट लाने के लिए अच्छे चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, वहीं गलत चीजों को, जो गलत चीजें हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं हम कभी कभी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि पनिशमेंट्स देकर हम अच्छा आउटकम जनरेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय से, तो हम देंगे उसे, और कभी कभी हमें इसे रिमूव भी करना होता है, तो इसमें दोनों चीजें साथ में होती है। इसीलिए बोला जाता है कि रीइंफोर्समेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव होने के बाद भी वो पॉजिटिव रिजल्ट निकालकर आपको दे देगा। अब और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बताया, पॉजिटिव इट इंप्लाइज एट गिविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अब पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा तो वो बार बार रिपीट करेगा इन फ्यूचर। नेगेटिव बिहेवियर, रिवॉर्ड इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छे काम के लिए अच्छा रिवॉर्ड, जैसे उस एम्प्लॉय का मैंने एग्जांपल बताया कि वो एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका मैनेजर जो है वो सीनियर मीटिंग्स में इन्वाइट कर रहा है, वो उसे क्या दे रहा है, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड उसे मिल रहा है अच्छे काम के लिए। नेक्स्ट आपका है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ आपका, वही जो मैंने पनिशमेंट बोला, उसे वो पनिशमेंट मिल रहा है तो क्या वो उस बिहेवियर को रिपीट कर रहा है, नहीं, वो कोशिश कर रहा है मैं भी उस चीज में इन्वॉल्व हूँ, उस चीज में, उस लंच में इन्वॉल्व हूँ, उस लंच में इन्वॉल्वमेंट के लिए वो क्या कर रहा है, अपने उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा, वो लेस लाइकली टू बी हैपन इन द फ्यूचर, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को हमें मिल रहा है उस पनिशमेंट के थ्रू भी। उसी तरीके से इसमें थ्योरी जेड की भी बात हुई है, थ्योरी जेड हमारा विलियम आउची ने दिया है, इसे हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या थ्योरी जेड में होता है, ये आगे आने वाले यूनिट्स में ऐसे भी हम कवर करने वाले हैं। अब आ गया आपका पोर्टर लॉयलर थ्योरी। पोर्टर लॉयलर थ्योरी क्या है मैम, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी की। एडम्स इक्विटी थ्योरी में एक बेसिक इक्वेशंस पे इस थ्योरी को डिफाइन किया गया है, जितना इनपुट उतना आउटपुट। अब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जस्ट होल्ड ऑन,
हाँ, तो अब एक एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या करता है, वो अपने इनपुट से अपने आउटपुट को कंपेयर करता है। वो कितना इनपुट दे रहा है, कितना मेहनत कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आउटपुट या फिर रिवॉर्ड को देखता है कि क्या उसके अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड मिला है या नहीं। तो इसमें क्या बात करता है, इनपुट में क्या क्या चीजें हो सकती है, उसका मोटिवेशन लेवल हो सकता है। जॉन स्टेसी एडम ने इसे 1963 में डिफाइन किया था, जहां पे उन्होंने बोला था दैट इट्स अबाउट द बैलेंस बिटवीन एन एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज पुट इनटू वर्क इन इनपुट एंड द रिजल्ट दे गेट इन रिटर्न, दैट इज देयर आउटपुट। तो अब इनपुट में क्या क्या आ सकता है मैम, एक एम्प्लॉइज का मोटिवेशन आ सकता है, उनका डेडिकेशन आ सकता है, उनका कमिटमेंट आ सकता है, उनका हार्डवर्क आ सकता है। जितना ज्यादा ये सारी चीजों को देंगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उसके बेसिस पे उन्हें क्या रिवॉर्ड मिल सकता है मैम, इंसेंटिव्स हो सकता है, बोनस हो सकता है, उनका सैलरी हो सकता है। ये सारी चीजें उनको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है एडिशनल। तो ये सारी चीजें एज अ आउटपुट निकल के आ रही है उनके एफर्ट या फिर उनके बोल सकते हैं इनपुट देने के बाद। अब इसमें क्या होता है कि जो एडम इक्विटी थ्योरी में बोला गया है कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज होते हैं अपने इनपुट आउटपुट को तो कंपेयर कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या और किस चीजों को, एम्प्लॉयज कंपेयर देयर इनपुट विद देयर आउटपुट, इनपुट विद देयर आउटपुट, और किस चीज को कंपेयर करते हैं, और वो ये भी कंपेयर करते हैं, ऑल्सो कंपेयर्स देयर परफॉर्मेंस with their peers। अब peers के साथ किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, सपोज एक एम्प्लॉय एक काम को कर रहा है, अब उस एम्प्लॉय को उस काम के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, अब दूसरा एम्प्लॉय भी सेम तरीके से उसी काम को कर रहा है, तो क्या उसे भी वही सेम रिवॉर्ड मिल रहा है, ये कंपैरिजन होता है। क्या यहाँ पे फेयरनेस है, इक्विटी है। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक फेयरनेस और इक्विटी होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। तो ये एम्प्लॉयज दो चीजों को कंपेयर करते हैं, पहले तो अपने इनपुट आउटपुट को कंपेयर करेंगे कि क्या वो जितना इनपुट दे रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग उन्हें आउटपुट जनरेट होकर मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरी चीज वो अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या उन्हें सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए सेम रिवॉर्ड मिल रहा है जो उन्हें दूसरे अपने कलीग्स को, उनके जो कलीग्स हैं उनको जो मिल रहा है। अब इनपुट्स में क्या हो गया, व्हाट आई पुट इनटू द जॉब, जो मैंने बोला टाइम हो गया, एफर्ट हो गया, मोटिवेशनल, लॉयल्टी, टॉलरेंस, ये सारे आपके इनपुट्स में आ गए। जितना ज्यादा एम्प्लॉय देगा उतना अच्छा उसे रिजल्ट निकल कर मिलेगा। आउटपुट में वही आपका हो गया, जैसे कि बोनस जो मैंने बोला था, इंसेंटिव, पर्क्स, ये सारे क्या हो गए, रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट, ये सारे क्या हो गए आपके आउटपुट जनरेट होकर मिल रहा है। अब आते हैं पोर्टर्स एंड लॉयलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। अब पोर्टर्स एंड लॉयलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, चलिए आइए समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले है द पोर्टर्स एंड लॉयलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन assumes that the reward cause satisfaction that sometimes performance produces the रिवॉर्ड। इसमें बोलता है कि जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, और जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हो उसमें आपको रिवॉर्ड प्रोड्यूस होकर मिलता है। रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा, जब आप परफॉर्म करोगे तो रिवॉर्ड आएगा, रिवॉर्ड आएगा तो क्या आएगा, एक एम्प्लॉइज के पास सेटिस्फैक्शन आएगा काम को करने के लिए, और वो और मोटिवेटेड फील करेगा उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है दे सी दैट गुड परफॉर्मेंस लीडिंग टू अ रिवॉर्ड विच लीड टू सेटिस्फैक्शन, जो चीज मैंने बोला। नाउ इट इज अ मल्टीपल वेरिएबल मॉडल एंड एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि रिलेशनशिप किसके बीच में, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन और रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले मोटिवेटेड रहोगे, परफॉर्म करोगे, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड से क्या आएगा मैम, सेटिस्फैक्शन आएगा। Now this theory proposes that two types of reward is there। सबसे पहला क्या है, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। बिल्कुल, रिवॉर्ड भी दो तरीके के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। अब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या हो गया आपका, जो आपको बोनस दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है काम को करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नली मोटिवेट कर रही है उस काम को करने के लिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की तरह काम कर रहा है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होता है, वो सेल्फ कमिटेड होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, एम्प्लॉइज कमिटेड होगा अपने काम को लेके, वो कहीं ना कहीं उसे इंटरनली मोटिवेट कर रही है उस काम को करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की या दूसरी चीजों की हेल्प नहीं चाहिए उस काम या टास्क को डेडिकेटिवली परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो कहीं ना कहीं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स दोनों चीजें होते हैं एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है तो वो पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आप बोनस दे रहे हो, रिकॉग्निशन दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को काम को करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। अब इसे एक मॉडल से समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ पे एफर्ट है तो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड क्या हो गया, आपका जो एफर्ट दे रहे हो उसमें क्या आप एबिलिटीज या फिर ट्रेड जो रोल परसेप्शंस हो गया वो किस तरीके से। दिस मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट satisfaction is determined by the perceived equality of intrinsic and extrinsic rewards to the high level of performance। इसमें बोलता है जो satisfaction है वो कहाँ से आ रहा है आपका, satisfaction इंटरनल और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीजों से आ रही है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। इंटरनली अगर एम्प्लॉयज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड भी उतना ही जरूरी है। अगर आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उससे काम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन लाएगा ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉयज के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को भी लो डाउन करेगा, तो ये सही नहीं है। एक्सट्रिंसिकली भी उतना ही जरूरी है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना। अब बात करते हैं गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी क्या है और किसने दिया है? तो गोल सेटिंग थ्योरी हमारा, ये भी प्रोसेस थ्योरी में ही आता है। गोल सेटिंग थ्योरी किसने दिया है? लॉके एंड लेथम ने दिया है। गोल सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय द लॉके एंड लेथम। ठीक है। दूसरी चीज, गोल सेटिंग थ्योरी क्या बोलती है कि अगर एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसका गोल कैसा होना चाहिए? गोल आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए गोल के अंदर। तो इसमें बोलता है इफ यू हैव टू कीप मोटिवेटेड योर एम्प्लॉयज, मोटिवेटेड योर एम्प्लॉयज, the goal must be सबसे पहले हो गया क्लैरिटी। गोल के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि गोल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दो, आप चीजें समझ में ना आए तो क्या वो गोल अटेनमेंट हो पाएगा वहां पे? नहीं। तो आपको हर एक चीज क्लियर रखना होगा, हर एक चीज विजिबल रखना होगा ताकि गोल अटेनमेंट में वो हेल्पफुल रहे हमारे लिए। दूसरा हो गया चैलेंजिंग। गोल का चैलेंजिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सिंपल गोल दे दो अपने एम्प्लॉयज को और वो हर दिन आप उसी तरीके से देते जा रहे हो तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा उनके लिए, वो काम में उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। वहीं आप गोल को थोड़ा चैलेंजिंग बना दो तो वो एम्प्लॉयज भी और मोटिवेटेड होकर उस गोल के अटेनमेंट की तरफ काम करेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कर दो, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा तो वो अटेन नहीं कर पाएंगे, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएंगे उस गोल को अचीव करने में। चैलेंजिंग कहने का मतलब है कि इतना कि एम्प्लॉयज आपके अचीव कर ले उस गोल को। थर्ड हो गया क्लैरिटी होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए उसमें। अब टास्क कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब है सेम चीज, इतना कॉम्प्लेक्स मत कर दो कि चीजें बहुत मुश्किल हो जाए अचीव करना, इतना रखो कि वो इजीली अचीव हो जाए और कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉयज का बना रहे उस गोल को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट, फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस गोल के अटेनमेंट की तरफ, अगर आप उन्हें प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहे हो टाइम टू टाइम कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के मोराल को डाउन कर देगा, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल कर नहीं देगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो फीडबैक देना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम इज वेरी वेरी इसेंशियल स्टेप इन दिस। ठीक है। फिफ्थ आपका क्या हो सकता है? टास्क कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, चैलेंजिंग होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए आपके गोल में, फीडबैक ओरिएंटेड होना चाहिए आपका गोल। और क्या बोल सकते हो, और किस टाइप से गोल आपका अचीव करने में हेल्प करेगा? कमिटमेंट होना चाहिए,
एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करना है तो जो एम्प्लॉयज वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके लिए वो कमिटेड होने चाहिए अपने काम के लिए। ऐसा नहीं हो कि उनमें तो इंटरेस्ट ही नहीं, आप उनसे काम करवा रहे हो तो क्या वो काम सही ढंग से हो पाएगा, क्या वो काम ऑन टाइम हो पाएगा? नहीं। अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो काम ऑन टाइम फिनिश होगा आपका। तो कमिटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है गोल्स को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और क्या चीजें हो सकती है, और क्या बोला है लॉकी ने? उन्होंने बोला कि और क्या हो सकता है, गोल्स कैसा होना चाहिए, गोल्स को एक एक्रोनिम से एसोसिएट किया है उन्हें। गोल्स आर एसोसिएटेड दैट इज स्मार्ट। अब गोल स्मार्ट कहने का क्या मतलब है? एस फॉर योर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि आपका गोल होना चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए सबसे पहले। स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि गोल आपका डिफाइन होना चाहिए, आपको वो स्पेसिफिक गोल्स को डिफाइन करना है जो आपको अटेन करना है। सेकेंड हो गया मेजरेबल। मेजरेबल कहने का मतलब है कि जो भी गोल्स है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, गोल्स मस्ट बी वैलिड। वैलिड होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वही पॉइंट मैं लिख रही हूँ, अचीवेबल। अचीवेबल कहने का मतलब ये है कि जो आपका गोल्स है अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल कहने का मतलब है कि गोल ऐसा रखो जिसको हम अचीव कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं रखना है जिसको एम्प्लॉयज अचीव ही ना कर पाए, फिर वैसा गोल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? दैट इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट। नेक्स्ट हो गया आपका रिलेवेंट होना चाहिए। अब ऐसा गोल मत फॉर्म कर दो रिलेटेड टू योर जॉब। अब ऐसा गोल मत फॉर्म कर दो जो कि आपके जॉब से रिलेटेड है ही नहीं। टाइम बाउंड होना चाहिए उसमें। ऐसा गोल मत फॉर्म कर दो जो कि जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, जो आपके जॉब से एसोसिएटेड ही नहीं है, तो फिर उस गोल को अटेन करने का और उस गोल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, क्यों जरूरी है फिर वो? तो ऐसा गोल रखो जो आपके जॉब को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा है, आपके काम को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा है, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए वो। टाइम बाउंड कहने का मतलब है कि दैट गोल कंसिस्ट ऑफ डेडलाइन। एक डेडलाइन होना चाहिए गोल के कंप्लीशन में। ऐसा नहीं हो कि बस गोल आपने सेट कर दिया, उसका कोई डेडलाइन नहीं है, उसका कोई टाइम बाउंड आपने नहीं रखा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? गोल को अगर आप टाइम बाउंड कर देते हो कि एम्प्लॉयज को इतने टाइम में ये काम को खत्म कर लेना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट्स निकाल के देंगे, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस करेंगे अगर प्रॉपरली चीजें चल रही हैं तो ये कुछ चीजें थी जो गोल सेटिंग थ्योरी में हमें जाननी थी। इसी तरीके से इस तरीके से आप गोल्स को अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हो तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, कमिटेड बनाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ। नेक्स्ट हम बात करें और क्या हो सकता है इसमें। इसमें एक ये पॉइंट आप ऐड कर लेना कि जो लॉके एंड लैथम ने था, उन्होंने बुक दिया था, दैट इज योर, उन्होंने 19 उन्होंने कहीं 1990 में एक बुक दिया है, दैट इज योर गिवन अ बुक अ थ्योरी ऑफ गोल सेटिंग, a theory of goal setting and task performance।
हो सकता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गोल सेटिंग थ्योरी में कौन सा बुक उन्होंने दिया है जिसके ऊपर बेस्ड है ये गोल सेटिंग थ्योरी। तो ये बुक है जो आप बुक का नेम याद रख सकते हो, दैट इज अ थ्योरी ऑफ गोल सेटिंग एंड टास्क परफॉर्मेंस। इसके बेसिस पे गोल सेटिंग थ्योरी आपका था। तो ये मैंने गोल सेटिंग थ्योरी आपको बता दिया। इसी तरीके से प्रोसेस थ्योरी में सारे थ्योरीज आए हैं जो कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। प्रोसेस थ्योरी हमने कवर कर लिया। इससे पहले वाले सेशन में हमने कंटेंट थ्योरी को कवर किया था। आप इसको और इन डिटेल पढ़ सकते हो ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द नेट वाला भैया। थैंक यू सो मच। वी विल बी कनेक्टिंग सून फॉर द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू एवरीवन।